केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री के जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो एड्सॉर्प्शन के बाद हमने कैटालिसिस के बारे में बात की और अब हम बात करने वाले हैं कोलाइडल सिस्टम्स के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। हमने कभी देखे हैं क्या? यस, आप सभी बच्चे डेली 1 और 2 ग्लास ऑफ मिल्क लेते होंगे। मिल्क, दूध, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट, हमारा ब्लड, दैट इज द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। हमारे घरों में जितनी भी पीने वाले सिरप्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं विच आर इन लिक्विड फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, खाने वाली मेडिसिन जो एकदम से डिस्पर्स हो जाती है पानी में जाते, आप टीवी में ऐड देखते हो ना, डिस्प्रिन, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, व्हाट आर दोज? कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब आप कहेंगे वो मेडिसिन जो डिस्पर्स हो जाती है सॉल्यूशन कैसे हुआ? हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट which depends upon particle size. It is not a substance, like is it a solid substance or it is a liquid substance or it is a gaseous substance? No, it is not a substance. It is a state which depends upon particle size. Okay, let me differentiate. अब हमारे पास बेसिकली 3 तरह के सिस्टम हैं। एक सॉल्यूशंस आपने देखे होते हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसमें 1 स्पून आप टेबल सॉल्ट डाल दीजिए। 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, आप 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ठीक, तो 1 स्पून आपने इसमें डाल दिया NaCl. Okay, dissolve it. Now, can you differentiate in the glass of water where are the sodium particles or where are chloride particles? नमक को जब हम पानी में घोल लेते हैं हमें उसके आर पार दिखाई देता है। टाटा सॉल्ट दिखे आर पार, राइट? तो सॉल्यूशंस के इसके आर पार आप देख सकते हो। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। मतलब आपने सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया इन वाटर, NaCl इन वाटर, तो आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिला जिसके आर पार आप देख सकते हो। तो सच सॉल्यूशंस आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। राइट, आप चीनी घोल लीजिए, आप कोई भी आयोनिक सॉल्ट घोल दीजिए, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, अब दूसरी एक्सट्रीम की बात करते हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा सा चॉक पाउडर लिया, चॉक पाउडर इन वाटर, और मैंने उठाया सैंड इन वाटर और मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी। ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं। बहुत बार हम छोटी क्लासेस में शरारतें करते हैं, चौक घोलते गए फिर उसको पानी में डालना। चौक पानी में नहीं घुलता, ऐसे दिखाई देता रहेगा वो। सैंड आप पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, सैंड अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। रादर थोड़ी देर के बाद सैंड पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं नीचे। अगर करके नहीं देखना होगा तो अपने अपने घर की टैंकी का ढक्कन उठा के चेक कीजिए, उसके अंदर कितनी मिट्टी नीचे सेटल होके बैठी हुई है। राइट, तो ये मिट्टी के पार्टिकल्स पानी के अंदर से ही उसमें सेटल हुए हैं। मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी आपको वैसे ही धुंधला दिखाई देता है उसमें। तो सस्पेंशन के आर पार देखना डिफिकल्ट होता है, हम नहीं देख पाते। अब ये बीच की बात आ गई, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये मैं एग्जांपल्स की बात कर रही हूं कि आपने क्या क्या देखा हुआ। सस्पेंशन जिसके पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से नजर आ रहे हैं, आपने सैंड उठाई, पानी में डिसॉल्व कर दी। ट्रू सॉल्यूशन, बिल्कुल जिसको हम सॉल्यूशन लेते हैं
इसके पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, रादर पानी के अंदर आप उनको देख ही नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सा पार्टिकल कहां पे है। नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, मिल्क, ब्लड। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा आपने अपने घरों में कलर ग्लास देखा होगा, है ना, जगह जगह कांच लगा होता है, होटल्स में, बड़े बड़े पैलेसेस में रंगदार ग्लास कांच लगा होता है, दैट इज ऑल्सो कोलाइडल सोल्यूशन, राइट। जेमस्टोन्स, है ना, अलग अलग तरह के रंग के हम लोग जेमस्टोन्स पहनते हैं ना, मूंगा होता है, हरे रंग का होता है, नीलम होता है, तो वो जेमस्टोन्स जो हैं वो भी क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन। अरे भाई, सोल्यूशन का मतलब हर बार वाटर नहीं होता कि लिक्विड ही सोल्यूशन होता है, हम अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, ये तो एग्जांपल्स हो गए, अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो जो ट्रू सॉल्यूशंस है ना, इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर्स, इससे छोटा होगा साइज किसका, पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द अदर एक्सट्रीम, सस्पेंशन। इसके पार्टिकल का साइज जो है दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। ओके, तो 1000 नैनोमीटर मींस 1000 इंटू 10⁻⁹, तो कितना हो गया, 10⁻⁶ मीटर्स। तो कुछ बुक्स में मीटर्स में दिया है और कुछ बुक्स में नैनोमीटर। आई विल प्रेफर नैनोमीटर क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी रह जाता है, राइट। तो 10⁻⁶ मीटर, नैनोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब जो कोलाइडल पार्टिकल है मैंने बीच में लिखा है, तो इसका पार्टिकल साइज इन दोनों के इन बिटवीन होगा। तो इसका पार्टिकल साइज जो है इट रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। मतलब इसका जो साइज है 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर से छोटा है, राइट। लार्जर देन 1 nanometer and smaller than 1000 nanometer means it ranges between 10⁻⁹ meters to 10⁻⁶ meters। तो किसी भी डायमेंशन में, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यूज के अंदर आपको मीटर्स में भी दे सकते हैं और नैनोमीटर्स में भी दे सकते हैं, तो ये आपको दोनों ही पता होने चाहिए। ओके, अब मैंने शुरू में बोला था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इट इज नॉट अ सब्सटेंस। एग्जैक्टली, आप चाहें तो किसी भी सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। किसी भी सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज ही तो कम करना है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, गेहूं से हमें बिल्कुल मैदे तक पहुंचना है, तो वीट के पार्टिकल्स, वीट के सीड्स आप लोगों ने देखे हैं, क्वाइट लार्ज इन साइज, राइट। तो वो हो गई सस्पेंशन। जब उसको आप जो भी हमारे पास फ्लोर मिल होती है वहां छोड़ दिया आपने, पहले उसको पीसेंगे, क्रश करेंगे तो दलिया बनता है, और बारीक कर दिया आटा बनता है, आटे से भी ज्यादा बारीक कर दिया मैदा बनता है। तो अब आप देख लीजिए आपको पार्टिकल का साइज कितना चाहिए, ठीक है। मैदा हम मान लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। तो जो गेहूं है दैट इज सस्पेंशन, उसका इन बिटवीन जो हमारा नॉर्मल फ्लोर रहता है, नॉर्मल आटा रहता है, ठीक है। तो आटे से भी बारीक मैदा हो जाता है, राइट। तो दिस इज द आई थिंक बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब कोलाइडल सॉल्यूशंस की क्वालिटी क्या होती है? ये दिखते ट्रू सॉल्यूशन की तरह ही है, अलग अलग पार्टिकल आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे सस्पेंशन में है ना, सैंड अलग से, वाटर अलग से, कोलाइडल पार्टिकल्स आपको अलग से नजर नहीं आएंगे। आप अपने घर में चेक कीजिए, रूह अफ़ज़ा पड़ा होगा, देखना भला उसके में अंदर कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं। शहद पड़ा होगा आप लोगों के घरों में, हनी, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कुछ दिख रहा है क्या? वेल, तो हम बात कर रहे थे ट्रू सॉल्यूशन,
कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ओके तो मैंने अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर करी कि इनको अलग करने का हमारे पास जो सबसे बेसिक रीजन है दैट इज पार्टिकल साइज। तो ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 nanometer means 10 raised to power minus 9 meters and suspension 1000 nanometers means 10 raised to power minus 6 meters। और कोलाइड्स का हमारे पास क्या रेंज रहेगा इन दोनों के बीच में? 10 raised to power minus 9 meters to 10 raised to power meters to 10 raised to power minus 6 meters, right? चाहे आप नैनोमीटर्स में लिखें चाहे आप इसको मीटर्स में लिखें। ओके नाउ अब हम इसकी नेचर की बात करते हैं। व्हाट इज इट्स नेचर? मीन्स इज इट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, राइट? तो नेचर के अंदर सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन। ओके ये मेरे पास एक ग्लास वाटर एंड आई हैव गॉट टेबल सॉल्ट। आई थिंक इट विल बी विजिबल। ओके ये मैं नमक इसमें डालने लगी, ठीक है, अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। Still some particles are visible and yes, now I have got a clear solution, right? Now this is true solution. This is true solution। देखो आपको कहीं पे भी नमक के पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे। This is true solution, right? तो true solution अब क्या नेचर हुई इसकी? Throughout same composition, this is homogeneous, right? This is homogeneous in nature। Okay, मैं इसको साइड में रख देती हूं। तो true solution is homogeneous क्योंकि सारे के सारे जो इसके अंदर जो भी हम सॉल्ट डालेंगे, आयनिक कंपाउंड इसके अंदर हमने ऐड किया सोडियम क्लोराइड, तो वो पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो गया, राइट? तो दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अब हम बात करें सस्पेंशन की, तो आजकल बारिश का मौसम है, हर जगह पे आप लोग मडी वाटर देख रहे हैं या सैंड को वाटर के अंदर आपने डाल के भी देख लेना। यू कैन ऑब्जर्व दैट कि सैंड जो है वो थोड़ी देर आप उसको हिलाएंगे तो ऐसे लगेगा ऊपर तक जा रही है, फिर वो नीचे सेटल हो जाएगी, पानी अलग रह जाएगा और सैंड जो है वो अलग रह जाएगी, ठीक है? ये जो खड्ड के किनारे से रेत उठाकर लाते हैं, पानी के साथ ही तो बहकर बिल्कुल ऐसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्लीन होके वो पड़ी होती है, उठाते हैं, पानी पानी निथर जाता है, रेत हमारे पास क्लियर आ जाती है, राइट? तो दैट इज सस्पेंशन, ठीक है? तो सस्पेंशन में दोनों पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज हेटेरोजीनियस। ओके क्लियर? अब बात आई हमारे पास कोलाइड्स की। इनकी नेचर क्या होगी? इनका पार्टिकल साइज ट्रू और सस्पेंशन के बीच में है, ठीक है? हम कोलाइड बनाते हैं। ओके ये मेरे पास एक और गिलास है, आपको ये ना लगे सेम है, ये रहा पहले वाला। और ओके अब देखना, सबसे सिंपल कोलाइड जो आप अपने घर पे बना सकते हैं, अब आप जरा ध्यान से देखना, ये है मेरे पास डेटॉल। ओके तो इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन हियर। देखना थोड़ा और नजदीक आ जाती हूं। धीरे धीरे देखना आप कैसे ये उसमें बनाएगा। कम क्वांटिटी डाली लेकिन अभी इसमें नहीं हुआ, ठीक है? पर लेकिन आपको देखो हल्का हल्का क्लाउडीनेस नजर आ रही है, हल्की हल्की क्लाउडीनेस नजर आ रही है। अब थोड़ा सा और ये देखो, ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। देखो अभी भी सस्पेंडेड नजर आ रहा है ना बीच में, ठीक है? एंड नाउ
अब आप देखना थोड़ी देर में ये बिल्कुल ऐसे मिल्की हो जाएगा। देख रहे हो, धीरे 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 खुद आपके सामने तैयार हो रहा है। मैं इसको हिला भी नहीं रही हूं, मैंने इसको स्पून के साथ बिल्कुल भी स्टिरिंग नहीं की है। धीरे धीरे खुद ही डेटोल पानी के अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है। इट इज फॉर्मिंग अ कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इनकी प्रेपरेशन की बात करेंगे। अब देखो पीछे का बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, इसके पीछे हल्का हल्का ओपेकनेस आ गई इसमें, देखने में तो ट्रांसपेरेंट है, राइट। अब ये अभी भी इसको क्योंकि मैंने शेक नहीं किया है तो ओके, अभी भी मैंने शेक नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें अभी दोनों कंपोनेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है लेक्चर को कंप्लीट करना है, अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाने लगी, राइट। ये लीजिए, ये बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्कीनेस आ गई ना, जैसे मिल्क में होती है, देखो मिल्कीनेस आ गई, ठीक है। ये जो इधर आपको येलो से कलर की शेड आ रही है ना, ये क्योंकि लाइट का सोर्स मेरे इस और है उस वजह से, अदरवाइज देखो ये हर तरफ से वाइट है। नाउ दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर हमें कहीं पे भी ये पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग नजर नहीं आ रहे। दोनों में फर्क क्या है, एक बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है ये भी क्लियर, ये कोलाइडल है ये भी क्लियर, ठीक, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपने देखा, ये देखने में ऐसा लगता है कि एक दूसरे पूरे सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल एक तरीके से होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आपको पता चल रहा है कि पानी के अंदर कोई ऐसी चीज डाली गई है जो अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट कर रही है। सो इट इज heterogeneous in nature, right? heterogeneous इसलिए क्योंकि जब आप इसको सेपरेट करते हैं ना, आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो पार्टिकल्स यू कैन फाइंड आउट। आप ब्लड की बात करें, ब्लड नॉर्मली आपको वो रेड कलर का लिक्विड दिखाई देगा, राइट, बट when you will see a slide of blood under high power of microscope, you can find all the components present in the blood. WBC, RBC, platelets, blood proteins, everything is there. तो आप उनको देख सकते हो। इवन ब्लड को जो जब हम सेडिमेंट कर लेते हैं, ब्लड की सेडिमेंटेशन के बाद उसका वाटर वाला कंपोनेंट अलग हो जाता है और सारे के सारे सॉलिड पोर्शंस नीचे सेटल हो जाते हैं। लेकिन कभी कट लग जाए, बॉडी से ब्लड आपके कट से बाहर आ रहा है, तो आपको जस्ट वो एक लिक्विड ही दिखाई देता है। आप उसको चाहे कॉटन से साफ करो, चाहे फिल्टर पेपर के साथ उसको करो, बट आपको वो एक जैसा ही दिखाई देगा, राइट। इट इज हैविंग आयरन, हेम प्रोटीन, राइट, हेम कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटीन ग्लोबुलिन के साथ, तो हेमोग्लोबिन, राइट, द प्रोटीनिक पार्ट ग्लोबिन एंड हेम इज नॉन प्रोटीनिक पार्ट। तो its nature, if you talk about its nature, it is heterogeneous, right? उसके कंपोनेंट तो अलग अलग पहले ही दिखाई देते हैं, though these are not visible to naked eyes, but you can get these separate with special methods. लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो होमोजीनियस ही रहेगा, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, सेपरेशन। अब आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से अगर इनको सेपरेट करने की कोशिश करें, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आपकी लैब में होते हैं ना, वो बड़े बड़े वाले पेजेस, बड़े बड़े फिल्टर पेपर्स होते हैं, आप उससे फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो जो ट्रू सॉल्यूशन है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं फिल्टर होगा। अब जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना के दिखाया, उसको भी आप इससे नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। बट अ सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, मैंने सस्पेंशन का एग्जांपल यहां पे लिया है, सैंड इन वाटर, और मैं इसी की बात करूंगी। सैंड इन वाटर, इट कैन बी फिल्टर्ड। इसको तो इवन आप जिससे आप चाय छानते हैं ना, आप उससे भी इसको सेपरेट कर सकते हो। नाउ देयर इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
जब वर्ड आता है ना अल्ट्रा मींस माइन्यूट लेवल, माइक्रो लेवल। अब हमने ग्रेडेड पेपर यूज किया। मार्केट के अंदर वो पेपर मिलता है अंडर द नेम ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर। अब आपने ग्रेडेड फिल्टर पेपर यूज किया, उसकी पोरोसिटी के बेस के ऊपर आता है कि उसके पोर्स का साइज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना बारीक फिल्ट्रेशन आपको चाहिए। लेकिन नमक वाला पानी तो फिर से पास हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। आप नमक और पानी को किसी भी तरह की फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ एक मेथड है, इवेपोरेशन, वही मेथड जिससे नमक बनता है। आप इसको इवेपोरेट करते जाइए, पानी सारा उड़ जाएगा और नीचे सॉल्ट बच जाएगा। राइट? हाउ स्टेबल दिस ट्रू सॉल्यूशन इज। ओके, colloids possible, they can be filtered with the help of ultrafiltration, और ये तो होगा ही होगा। ओके, नाउ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये मैंने जो आपको ट्रू सॉल्यूशन बताया, ये आप जितनी चाहे देर तक रख दीजिए। आप 1 साल तक इस सॉल्यूशन को बॉटल में डाल के रख दीजिए, नमक पानी के नीचे नहीं बैठेगा, इट विल नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमारे घरों के अंदर हमारी पानी की टंकी का ढक्कन खोलिए, मेरे कहने पे ही खोल लेना आज, तो आप देखेंगे टंकी के बॉटम के ऊपर कितनी सारी मिट्टी आ जाती है। कहां से आई? क्योंकि वाटर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स थे सारे के सारे सेटल्ड ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो सस्पेंशन है इट सेटल्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं ये ड्यू टू ग्रेविटी कभी सेटल नहीं होंगे, दे आर वेरी वेरी स्टेबल। कोलाइडल सॉल्यूशन कभी भी सेटल नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे बॉटम पे, दे विल नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड अंटिल और अनलेस हम उसके अंदर कोई केमिकल ना डालें। ठीक, अब ये कोलाइडल सॉल्यूशंस सेटल क्यों नहीं होते? केस अभी सीआईडी को दिया है, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स के बारे में जब हम बात करेंगे वहां मैं आपको समझाऊंगी कि कोलाइडल सॉल्यूशंस इतने स्टेबल क्यों हैं, क्यों हमारा ब्लड हमेशा लिक्विड ही रहता है, ये क्यों नहीं बार बार सेटल हो जाता, पानी अलग और कंपोनेंट अलग हो जाते। देयर इज अ रीजन, और उस रीजन के बारे में आगे बात करेंगे। ओके, तो डू नॉट सेटल एंड दीज सेटल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन। आप इनको सेटल करवा सकते हो, अपने आप सेटल नहीं होगी। यू कैन मेक इट सेटल ओनली ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ऐसे एक मशीन है, उसमें जगह जगह ऐसे डिप्स बने हुए हैं, हमने इसमें टेस्ट ट्यूब डाल दी ऐसे, ठीक है, इसमें टेस्ट ट्यूब डाल दी, इसमें टेस्ट ट्यूब डाल दी, फिर इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे घुमाया जाता है। घुमाते घुमाते नेचुरली जो भी 2 कंपोनेंट होंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो उसमें नॉर्मली ब्लड के लिए हम इसको यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, कुछ और कंपोनेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। तो इट विल सेटल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नाउ विजिबिलिटी, नॉट विजिबल। आप इन पार्टिकल्स को नॉट विजिबल टू नेकेड आईज और अंडर माइक्रोस्कोप, आप नहीं देख सकते इनको, ठीक है। बट कोलाइडल पार्टिकल्स, light scattered by particles of colloids is visible under electron microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे आप इनके पार्टिकल्स की एक्टिविटी को देख सकते हैं, राइट। देन सस्पेंशन विजिबल टू नेकेड आईज, इनको तो आप देख ही सकते हो, दीज आर विजिबल टू नेकेड आईज। ओके, अपीयरेंस, तो ट्रू सॉल्यूशंस नॉर्मली जनरली आपको ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देते हैं, दीज आर ट्रांसपेरेंट। ओके, और जो कोलाइड्स हैं दीज आर जनरली ट्रांसपेरेंट। अभी आपने देखा सॉल्यूशन जनरली ट्रांसपेरेंट एंड दीज आर ओपेक। कंपोनेंट पूरे का पूरा सेटल हो जाता है। ओके, नाउ डिफ्यूजन, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन?
इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन। तो दौड़ना है ना, तो पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी, पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा डिफ्यूजन उतनी कम होगी, हैवी हो जाएगा ना। तो डिफ्यूज फास्टली with high speed, diffuse with high speed, okay। और जो सस्पेंशन है, do not diffuse। अब देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है अपने आप मूव करना, राइट। मैं आपको दिखा रही थी ना जब मैंने इसमें डेटॉल डाला था, तो बिना शेक किए भी वो पार्टिकल अपने आप आगे आगे मूव कर रहे थे, दैट इज डिफ्यूजन इटसेल्फ, खुद से। लेकिन जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल अपने आप मूव नहीं करते, आप शेक करेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, ओके। कोलाइड्स डिफ्यूज एट स्लो स्पीड, डिफ्यूज करते हैं बट एट स्लो स्पीड, ओके। नाउ टिंडल इफेक्ट, हमारे एरिया में टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी अगर कल सनी रहता है डे, तो मॉर्निंग या सनसेट के टाइम आई विल ट्राई टू क्लिक अ पिक फॉर यू पीपल। इसके अलावा हमने क्लास में टिंडल इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट किया था, मैं उसकी एक फोटो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आगे डिटेल में भी इसके बारे में बात करेंगे। आई विल ट्राई टू हैव दैट डेमोन्स्ट्रेशन अगेन हियर। तो टिंडल इफेक्ट इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। द बेस्ट एग्जाम्पल जो आप देखते हो दैट इज blue color of sky, that is due to the scattering of light by the dust and vapors, dust particles and vapor molecules present in the atmosphere। यही रीजन है कि हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि कौन सा सिस्टम हो जाता है, कोलाइडल सिस्टम बन जाता है, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, राइट। तो टिंडल इफेक्ट लाइट को स्कैटर करेगा कि अगर हम, मैं जरूर आपके साथ पिक शेयर करूंगी, इसमें से लाइट को क्रॉस करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, लाइट ऐसे बाहर निकल जाएगी। लेकिन जब हम कोलाइडल पार्टिकल में से लाइट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, वो पूरे का पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है, लाइट का पाथ जो है वो एकदम से जगमगाने लग जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? जिसका साइज कोलाइडल रेंज में आएगा। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, डू नॉट शो, do not show but shows, or suspension may or may not, may show। अब आए ब्राउनियन मूवमेंट्स। what are ब्राउनियन मूवमेंट्स? बहुत, आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैज वॉच्ड दैट थिंग कि क्लास के अंदर एक जगह से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही होती है, और जरा सा भी हम चौक को या कमरे को सफाई करते हुए डस्ट पार्टिकल्स अगर उड़ना शुरू हो जाए तो उसमें वो साफ दिखाई देते हैं। और उनकी मूवमेंट क्या होती है? क्या वो एक लाइन में चल रहे होते हैं? नो, दे आर फॉलोइंग जिगजैग पाथ, इधर 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 किधर को भी जा सकता है। एंड दिस जिगजैग मोशन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज Brownian movements, after the name of scientist Brownian, who observed these type of zigzag motion in colloidal particles, that they are colliding with each other, changing their directions, but they do not settle at the bottom। settle नहीं होते। क्यों नहीं होते? केस अभी CID के पास है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ओके। तो ब्राउनियन मूवमेंट्स, अब इसके पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डू नॉट शो, राइट। और इधर कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं, दे शो। कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइड्स जो हैं, दे शो ब्राउनियन मूवमेंट्स। और अब जो हमारे पास सस्पेंशन है, आप अगर उसको शेक कर दोगे ना, पार्टिकल्स उठेंगे तब तो जिगजैग मोशन शो करेंगे, अदरवाइज वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? मे शो, राइट। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। कोलाइड्स हमारी सराउंडिंग में कहाँ कहाँ हैं, किस तरीके से हम उनके बारे में, उनको हम यूज करते हैं,
चलिए थोड़ा और इनको देखते हैं, वॉच दिस एनिमेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात की थी ना कि हम इसको एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो भी हमने 2 सॉल्यूशंस बनाए थे, यू रिमेंबर दैट इट वाज द ट्रू सॉल्यूशन, इट इज हैविंग सोडियम क्लोराइड इन इट, राइट। मैंने गिलास से इसके अंदर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया, ओके। तो अब आप देखिए, ये मेरे पास लेजर बीम है, तो मैं ट्रू सॉल्यूशन में से क्रॉस करूंगी तो आप देखो कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप थोड़ा नजदीक आ जाइए, ये देखो ये बीम सीधे बीच में से निकल जा रही है, ठीक है। आप जरा ऊपर से दिखाने की कोशिश करिए, नहीं ऊपर से, तो जो लेजर बीम है आप उसका पाथ देख पा रहे हो, लेकिन वो पाथ रेड ही दिखाई दे रहा है, सीधा निकल जा रहा है, राइट, ओके। अब बारी आई कोलाइडल सॉल्यूशन की, राइट। तो ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया था, वी टुक डेटॉल, और अब देखना ये मैं लेजर बीम को जब इसमें से क्रॉस करूंगी देन व्हाट हैपेंस, देखो हो रहा है ना, ये पाथ सारा उसका एलिमिनेटेड हो रहा है, देखिए। अच्छा मैं अलग कलर लूं, देखना, ये देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट, ओके। इसी चीज को अब मैं लाइट को ऑफ करती हूं और फिर आपको इसी चीज को लाइट ऑफ करके जस्ट हम सिर्फ इसका इंपैक्ट देखेंगे, ओके। तो ये देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसकी जगह ये मैंने ले लिया क्लियर सॉल्यूशन, ये बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ये है क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। और अब मैं इसकी जगह पे ले रही हूँ कोलाइडल। तो ये देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कितने अच्छे से टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो रेड कलर है, कोई और कलर ट्राई करते हैं, देखो ये देखो, फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है और उसके आगे वाला जो है, देखिए, सो दिस इज टिंडल इफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस कितनी तरह के हैं, मुझे उनको क्लासिफाई करना है, तो मैंने कॉमन ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। सेकेंड इज nature of interaction between particles of dispersion medium and dispersed phase, and third is type or size मैं ले लूं of particles of dispersed phase। मैं तीनों के बारे में वन बाय वन बात करूंगी आपसे, लेकिन सबसे पहले तीनों के अंदर एक चीज आई, एक है dispersion medium and another is डिस्पर्स्ड फेज, ओके। अब देखो ये दो हम बार बार यूज करने वाले हैं इन टर्म्स को। डिस्पर्शन मीडियम, मीडियम मतलब ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, मीडियम के अंदर फेज आएगा, राइट।
तो डिस्पर्शन मीडियम इट इज द सेम एज सॉल्वेंट इन सॉल्यूशंस, एंड डिस्पर्स्ड फेज इट इज सेम एज सोल्यूट इन सॉल्यूशंस। तो यहां पे डिस्पर्शन मीडियम, दिस इज द component of colloidal solution present in large amount, large quantity, that is called dispersion medium, and component of colloidal solution present in small quantity is called dispersed phase, right? For example, WBC, RBCs, platelets in water, ये सारे के सारे वाटर के अंदर डिसॉल्व हैं, राइट? तो ये क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज, एंड वाटर इज मीडियम, राइट? उसी तरीके से मिल्क के अंदर प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर एक्सेट्रा इन वाटर। तो वाटर क्या है? मीडियम, और उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डिसॉल्व्ड हैं, राइट? ओके, अब जो मेजर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, मींस जैसे सॉल्वेंट, राइट? तो यही चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब मुझे जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आप लोगों से शेयर करनी है दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ओके, देखो बच्चे, मैं यहां पे लिख ले रही हूं डिस्पर्स्ड फेज, और किसमें मेरे को लेके जाना है? दिस इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है? और यहां पे हमारे पास जो भी एग्जाम्पल होगी मैं यहां पे एग्जाम्पल शेयर करूं, ठीक है? अब देखो, फेज मींस सॉल्यूट, और मीडियम मींस दिस विल एक्ट एज सॉल्वेंट, राइट? ओके, अब एक चीज देखिए, ये है मेरे पास सॉलिड, ठीक है? दिस इज सॉलिड। इस सॉलिड को मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर सकती हूं, सॉलिड में डिसॉल्व कर सकती हूं, गैस में डिसॉल्व कर सकती हूं, है ना? सॉलिड को लिक्विड में घोला तो लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में है, दिस इज मीडियम। सॉलिड को मैंने लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो ऐसे जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनको हम बोलते हैं सोल्स, राइट? दैट इज कॉल्ड सोल। जब भी लिक्विड मीडियम होगा दैट विल बी कॉल्ड सोल। ओके, अगर ये सोल वाटर में तैयार की है तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसोल और एक्वासोल, राइट? और अगर ये सोल, ये लिक्विड अल्कोहल है, दिस विल बी कॉल्ड एल्कोसोल। जिसमें डिसॉल्व करेंगे उसी में हो जाएगी। वाटर में डिसॉल्व की है ना तो हाइड्रोसोल, और एक्वासोल। एल्कोहल में डिसॉल्व की तो इट विल बी कॉल्ड एल्कोसोल। तो जब जब लिक्विड मीडियम का काम करेगा, जरूरी नहीं है हर बार वाटर ही मीडियम होगा, एल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, तो उसी के नाम पे पीछे सिर्फ आप सोल लगा देंगे। सोल का मतलब सॉल्यूशन मींस लिक्विड, क्लियर? ओके, सॉलिड इन सॉलिड, such type of solutions are known as solid solutions. बेस्ट एग्जाम्पल एलॉयज बनते हैं ना, उससे भी बेस्ट, क्योंकि अब हम कोलाइडल सिस्टम की बात करेंगे तो मैं लिखूंगी जेमस्टोन्स। जितने भी रंग वाले हम लेते हैं ना जेमस्टोन्स, राशि के हिसाब से नग पहनते हैं ना, कोई मूंगा है, कोई नीलम है, जरकन है, कितनी तरह के नग अवेलेबल रहते हैं। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उन्होंने ऐड दी होती है बहुत सारी। तो जेमस्टोन्स हैं। देन कलर ग्लास, कांच, रंगदार कांच, अलग अलग रंग के कांच। ओके, देन सॉलिड, ये है हमारे पास एक्चुअली फेज। तो ये बाहर वाले जो हैं दीज आर मीडियम्स। गैस मीडियम, गैस। ओके, सॉलिड इन गैस, डस्ट का स्टॉर्म देखा है,
धूल भरी आंधी चलती है तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स ही डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, साफ दिखाई देता है कि मिट्टी उड़ती हुई आ रही है। तो दैट इज सॉलिड इन गैस। जब गैस एज अ मीडियम एक्ट करती है इट इज कॉल्ड एरोसोल। ये बेटा आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, सॉलिड सॉल्यूशंस, एरोसोल, राइट। तो दीज आर एरोसोल्स। जब भी गैस एज अ मीडियम काम करेगी दैट इज कॉल्ड एरोसोल। क्लियर? ओके। तो ये था जब हमने सॉलिड एज अ फेज लिया। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, ये तीनों स्टेट्स तो आएंगी ही आएंगी। अब मैंने लिक्विड एज अ फेज, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, अब ये चेंज हो जाएगा। जब कभी लिक्विड और लिक्विड आपस में मिलते हैं इट इज कॉल्ड इमल्शन। ठीक है, इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। एरोसोल इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। हम कर क्या रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशंस। ओके, जब भी दो लिक्विड आपस में मिलेंगे इमल्शन बनेगी। ओके, टीवी पे ऐड आती है, जितने भी पेंट्स हैं, पेंट, नैरोलैक इमल्शन, सुनना, ऐड को ध्यान से सुनना, दैट इज इमल्शन, दो लिक्विड आपस में मिक्स किए गए हैं। ठीक, मिल्क इज ऑल्सो एन इमल्शन, कोलाइडल सोल्यूशन बट टाइप ऑफ इमल्शन, राइट। देन लिक्विड इन सॉलिड, नो डाउट इट विल बी सॉलिड सोल्यूशन, लेकिन अब लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर आया। ठीक, एग्जाम्पल क्या देखी होती है आपने? लिक्विड इन सॉलिड, चीज, मिल्क से बनेगा चीज, बटर, ठीक है। लिक्विड इन गैस, इट इज एरोसोल बट नोन एज फॉग। इट इज एरोसोल एंड नोन एज फॉग। डन? ओके, नाउ गैस। जब हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं वी विल हैव ओनली टू, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन सॉलिड। ओके, गैस इन सॉलिड नो डाउट इट इज सॉलिड सॉल्यूशन, और गैस जब सॉलिड के ऊपर आती है प्रोसेस एडसॉर्प्शन, ज्यादा मेजर पोर्शन सॉलिड का, और गैस पार्टिकल क्या है उसमें? फेज। दीज आर द मीडियम्स। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इट इज नॉट इमल्शन, इट इज फोम। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो साबुन की झाग के साथ खेलते हैं, है ना, हाथों की लगाई फिर ऐसे करके फूंक मारते हैं तो वो बबल बन जाता है। बबल्स, बबल्स क्या है? फोम। फोम के अंदर क्या है? लिक्विड के अंदर हमने गैस को इंट्रैप कर दिया। तो ये तो मैंने सिंपल आपको बताया, अब इसको हम एक टेबल में ले लेते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ physical state of dispersed phase and medium. Okay, as I told you there are 8 types of colloidal solutions. Okay, तो देखिए मीडियम, अगर मैंने मीडियम लिया सॉलिड तो मुझे चाहिए सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, राइट। आई हैव टू राइट 3 टाइम्स। तो नेक्स्ट लिक्विड, 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 और गैस हमारे पास हम दो तरह से एज अ मीडियम यूज करते हैं, राइट। तो अगेन देयर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, व्हेन सॉलिड इज एक्टिंग एज डिस्पर्शन मीडियम तो दीज आर सॉलिड सॉल्यूशंस। व्हेन लिक्विड इज एक्टिंग एज डिस्पर्शन मीडियम these are called sols, right? These are called sols. Okay, when gas is acting as medium these are called aerosols, right? अब इसके बीच में भी अलग अलग इनकी क्लासिफिकेशन रहती है, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशंस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जेमस्टोन्स, राइट, जेमस्टोन्स हैं। देन आफ्टर दैट कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास है, राइट। तो आपने देखे होंगे, अखबार में देखा होगा या कईयों ने पहने भी होंगे अलग अलग कलर के जेमस्टोन्स,
तो दोज आर सॉलिड इन सॉलिड टाइप कोलाइडल सॉल्यूशंस। देन लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड पोर्शन ज्यादा, लिक्विड पोर्शन कम। तो बेस्ट एग्जांपल चीज, बटर, शू पॉलिश। राइट, अब चीज कैसे, देखिए जब कभी आपने किचन में देखा होगा, आप चीज को फ्राई करते हो तो वाटर की साउंड आती है जो ऑयल में जाने पे आती है, राइट। हॉट ऑयल होगा, उसमें हल्का सा पानी जाता है तो आवाज आती है, साउंड आती है, राइट, क्रैकलिंग साउंड टाइप आती है। उसी तरीके से अगर आप तवे के ऊपर बटर को मेल्ट करते हो, इट ऑल्सो गिव्स क्रैकलिंग साउंड ऑफ वाटर इन ऑयल इन व्हेन टेम्परेचर इज हाई। तो इस मीन्स आपको दिखाई क्या दे रहा है, सॉलिड फेज, एंड दैट इज चीज और बटर, राइट। देन गैस इन सॉलिड, कौन है ये, गैस इन सॉलिड, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल एड्सॉर्प्शन। अब तो आपने चैप्टर को पढ़ लिया शुरू से, इट इज एड्सॉर्प्शन। ओके, लिक्विड इन सॉलिड, जब लिक्विड इन सॉलिड में होता है तो आपने जेलीज खाई, जेली, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सोल को बोलते हैं जेल। कब, जब हमारे पास लिक्विड कम हो और सॉलिड फेज हमें थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड जेल। जेलीज, जेली बेली टॉफी मार्केट में आती है ना, आपने देखी होगी, तो उसमें लिक्विड ज्यादा नजर नहीं आ रहा होता, सॉलिड फॉर्म होती है ना वो, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ, इसको बोलते हैं लिक्विड जब सॉलिड में हो तो इट इज कॉल्ड जेल। ओके, देन सॉलिड इन लिक्विड, एग्जाम्पल सोचिए, सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड ज्यादा है और सॉलिड कम है, क्या एग्जाम्पल होगा, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड ले लो आप, गोल्ड, गोल्ड इन वाटर, ठीक है, ये बन गए गोल्ड सोल। देन पेंट्स, पेंट कैसे बनते हैं, डाइज होती है ना, डाइज आर सॉलिड इन फॉर्म, ठीक है। तो वो हम उसके जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं एंड दैट बिकम्स पेंट। तो इसके अंदर आगे पेंट्स हैं, गोल्ड सोल हैं, एक्सेट्रा। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं तो उसको बोलते हैं इमल्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल्क, ठीक है, मिल्क इज एन इमल्शन। इसके अलावा जितने भी बॉडी लोशंस, हेयर क्रीम्स, ठीक, वैनिशिंग क्रीम्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, लिक्विड इन लिक्विड के। देन गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज्यादा और गैस पार्टिकल्स कम। सोचो, गैस इन लिक्विड, सोप के बबल्स बनाए हैं कभी, बना के देखना, हाथ पे लगाया, ऐसे करके फूंक मारते हैं और उसके बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, लेदर, फोम, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड, फोम, सोप, लेदर, एक्सेट्रा, ठीक है, बबल्स, ठीक है, सोप, लेदर और सोप, बबल्स। ओके, तो ये थे गैस इन लिक्विड, सोल है, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन है, लिक्विड इन सॉलिड इट इज कॉल्ड जेल, कोलाइडल सॉल्यूशन स्पेशल टाइप दैट इज कॉल्ड जेल। ओके, नेक्स्ट सॉलिड इन गैस। नाउ एरोसोल पे आ जाते हैं। सॉलिड इन गैस, हवा है, हवा के अंदर सॉलिड, क्या देखा है, डस्ट स्टॉर्म, यस, दिस इज डस्ट इन एयर, राइट। तो dust particles in air, they give rise to a colloidal solution forming solid in gas, right। dust ले लीजिए, smoke ले लीजिए, smoke। okay, next liquid in gas, gas ज्यादा liquid कम, yes, fog, धुंध पड़ती है ना, fog का एग्जाम्पल आ जाएगा। देन यहां पे हम smoke भी ले सकते हैं, clouds सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, clouds, मिस्ट, मिस्ट कहां देखी आप लोगों ने, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं ना, हवा के साथ मिलते ही वो ऐसे हल्का सा सॉलिडिफाई होके जमीन पे गिर जाता है, एयर होती है, ठीक।
तो दैट इज कॉल्ड मिस्ट। इंसेक्टिसाइड्स दे आर सीन इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। क्लाउड्स वाटर वेपर हैं, एयर के अंदर कंडेंस होते हैं तो क्लाउड फॉर्म में नजर आते हैं, राइट। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium. Yes. Classification on the basis of nature of interaction between dispersion medium and dispersed phase. Okay. ये रहा dispersion medium, ये रहा dispersed phase, right? A particle, बी पार्टिकल, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन ए बी। ठीक, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मींस दे हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर, एफिनिटी फॉर ईच अदर, तो आसानी से बन जाएंगे। अगर दोनों की एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, दे विल बी इजीली प्रिपेयर्ड। तो जिनके लिए एक दूसरे के लिए एफिनिटी होती है, दे आर नोन एज लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड्स, एंड विच डू नॉट हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर, दे आर नोन एज लायोफोबिक। तो मेरे पास दो तरह के हैं, अब मैं सीधा इनका नाम लिख देती हूं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक, लायोफिलिक के अंदर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड dispersion medium have interaction, let me write attraction or affinity or love for each other. They are called lyophilic, and either particles of dispersed phase and dispersion medium do not have affinity for each other. That is, they are hating. Particles of dispersed phase एंड डिस्पर्शन मीडियम आर हेटिंग ईच अदर, वो आपस में मिक्स ही नहीं होते। देखें, ऑयल एंड वाटर दोनों को मिक्स करने की कोशिश करो, नहीं होंगे। शेक करो, मिक्स हो जाएंगे, जैसे ही छोड़ोगे फिर से ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी, वाटर जो है वो नीचे रह जाएगा। तो दोनों को कोशिश की, बट दीज आर लायोफोबिक। They do not have any affinity, love, attraction for each other. They are rather hating each other, right? वो एक दूसरे के अंदर उनमें अट्रैक्शन नहीं होती और इनके अंदर अट्रैक्शन होती है। अच्छा, अब मैं एक एक डिफरेंस आपके साथ शेयर कर रही हूं। इनको अगर हम प्रेपरेशन की बात करें, इजीली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। डायरेक्ट मिक्सिंग से एकदम से आपस में मिक्स हो जाएंगे, बिकॉज दे आर लायोफिलिक। और अगर ये जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोफिलिक, और इधर वाले को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। ये मैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस बताती रहती हूं कि इन कोलाइडल सॉल्यूशंस, इफ इन लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस solvent is water, then it is called hydro, अगर फिलिक है तो it is hydrophilic, फोबिक है तो हाइड्रोफोबिक। ओके, दे आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। लेकिन लायोफोबिक जो है,
दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, और वो स्पेशल मेथड हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल मेथड्स हैं, जैसे उसमें नाम आएगा ब्रीक आर्क मेथड का, ठीक है। देन डिस्पर्शन के और हमारे पास प्रोसेसेस हैं, इनको स्पेशल मेथड से हम तैयार करते हैं। अच्छा, मैं अगर एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, गोल्ड सोल, ठीक है, गोल्ड की सोल हमने तैयार करनी है, तो कैसे बनाएंगे आप? आपने ये गोल्ड की रिंग उतारी, पानी में डाल दी, सुबह तक गोल्ड सोल तैयार हो जाएगी? नहीं होगी। गोल्ड की सोल को सोने का पानी आसानी से नहीं बनता। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेथड एंड दैट इज ब्रीक आर्क मेथड। उसको हम इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन का मेथड है, उसको डिटेल में हम आगे करेंगे। तो दीज जो सोल्स हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाती हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्ट मिक्सिंग। कैसे? आप स्टार्च को पानी में डालिए, स्टार्च टू वाटर, शेक करो थोड़ी देर के लिए, तैयार हो जाएगा। गम इन वाटर, आराम से तैयार हो जाएगा। तो दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। दोनों ऐड किए, फेज और मीडियम, हल्का सा शेक किया, कोलाइडल सोल्यूशन विल बी रेडी। लेकिन उसको आप डायरेक्ट मिक्सिंग से तैयार नहीं कर सकते। ओके, डन। फिर देखिए, दीज आर रिवर्सिबल, ठीक है। ये रहा डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम, और ये बन गई हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर मैं मीडियम को अलग कर दूं, माइनस मीडियम, क्या बन जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्स्ड फेज में अगर आप फिर से डिस्पर्शन मीडियम ऐड कर देते हैं तो फिर से क्या बन जाएगा? वो कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, आपके घरों में कई बार क्या होता है, आपने मार्केट से गम खरीदी और पड़ी रही और फिर आप वो सूख गई, क्या करते हो? थोड़ा सा पानी डालते हो, फिर से गम तैयार हो जाती है ना। कुछ एक ना मिलते हैं, डेकोरेशन पीस मिलते हैं, छोटी छोटी ऐसे जेली सी होती हैं, सीड जैसे दिखाई देते हैं, जैसे आप उसमें वाटर ऐड करते हो वो स्वेल कर जाती हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड। जेलीज, जेली वेली टॉफी आती है, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड। तो फिर आप थोड़ी दिनों तक ना उसमें पानी मत डालो, इतनी सी होगी और पूरे पॉट के अंदर वो भर जाती है। ओके, कुछ दिन आप उसमें पानी मत डालो, धीरे धीरे वो वाटर उड़ता रहेगा, मीडियम निकलता रहा, सारा वाटर चला गया, वो फिर से वापस ड्राई होकर छोटे छोटे सीड्स बन जाते हैं। फिर से पानी डाल दो, फिर से स्वेल कर जाएंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। बट इधर गोल्ड सोल आपने एक बार बना ली, फिर आप उसको प्लेटिंग के लिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन वाटर और गोल्ड को अलग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेथड। इसको आप, क्योंकि जिनको डायरेक्ट मिक्सिंग से करेंगे इट कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन जिसको स्पेशल मेथड लगा के आपने तैयार किया है, अलग अलग कंडीशंस लगाई हैं, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, अब देखो, इनको स्टेबल करने के लिए हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गोल्ड वाटर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तो वो फिर से उसके पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे वाटर के अंदर वो डिस्पर्स्ड नहीं रहेगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए जितनी भी लायोफोबिक हमारे पास सोल्स है ना, दे रिक्वायर अ स्टेबलाइजर, दे नीड अ स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर के बिना ये स्टेबल नहीं होती, स्टेबलाइजर इज रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पे नो स्टेबलाइजर, यहां स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, सेल्फ स्टेबलाइज्ड, इनको जरूरत ही नहीं है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं स्टेबलाइजर का। हमने क्या किया, ऑयल प्लस वाटर। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे, नीचे वाली लेयर के ऊपर वाटर होगा और ऊपर वाली लेयर ऑयल की होगी। आपको इन दोनों की बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई दे रही होगी। आपके हाथों पे ऑयल लग जाता है, कैसे हटाते हो उसको? पानी से, सोप लगाते हो आप, हैंड्स के ऊपर सोप लगाते हो। कईयों के हेयर्स बहुत ही ऑयली होते हैं,
क्या लगाते हो? शैम्पू। क्यों लगाते हो? ऑयल को हटाने के लिए। क्यों? अब ऑयल तो वाटर के साथ मिक्स ही नहीं होता। तो सोप क्या करता है, अगर आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप याद हो, सोप इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इट इज हैविंग अ टेल और टर्न के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, याद है आपको? RCOO नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। दिस इज हेड पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर टेल। और जो टेल है दिस इज नॉन पोलर, इसलिए वाटर पोलर है तो इट इज हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती है ये, हाइड्रोफोबिक। और ये हेड है, इट इज पोलर, पोलर है तो हाइड्रोफिलिक है। तो ये क्या करता है, ये ऑयल और ये वाटर, जैसे ही आपने थोड़ा सा सोप डाला, डिटर्जेंट डाला, तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनका हेड चला जाता है इधर और टेल रह जाती है इधर, ऐसे। फिर थोड़ी देर में ये पूरे के पूरे मटेरियल को मिक्स कर देगा। तो स्मॉल पिंच ऑफ सोप और डिटर्जेंट दैट एक्ट्स एज स्टेबलाइजर, उसने वाटर और ऑयल की सोल को स्टेबलाइज कर दिया। अब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जब तक स्टेबलाइजर नहीं था, आप सोल बनी ही नहीं थी। स्टेबलाइजर डालते ही सोल बन गई, लेकिन अब आप इस प्रोसीजर को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, राइट? इसी तरीके से जब आप गोल्ड की सोल की बात करते हो, तो उसमें भी आगे हम इसको मेथड को करेंगे, ब्रीड आर्क मेथड। यहां पे हमने एक बीकर के अंदर जिस मेटल का आप सोल तैयार करना चाहते हो, इधर हमने पानी लिया है और इधर हमने रखी होती है आइस फ्रीजिंग मिक्सचर, राइट? तो जैसे ही हम सेम मेटल जिसकी आपको बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया, तो इसके बीच में एक आर्क सेटअप होती है, राइट? उस आर्क की वजह से ये मेटल पिघलना शुरू कर देती है, इसके वेपर बनने शुरू हुए। लेकिन ये वेपर पानी से बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि बाहर फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से वो इसी में स्टक हो जाते हैं, इस पानी के अंदर उनको स्टक कर दिया जाता है। तो हाउ दिस इज द मेथड हाउ सोल ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इज प्रिपेयर्ड। अब आप इसको रिवर्स करो जरा, ये पानी ले लो और आप कहें कि मैं इसे रॉड बना दूंगा, नहीं बनेगी, ठीक है? तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन, अगर हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें, लायोफोबिक जो है दे आर नॉट रिवर्सिबल, these are not reversible, ठीक है? easily prepared, they are prepared by special methods, right? तो ये थे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तो जितने भी मेटल के सोल्स हैं ना वाटर के अंदर, दे आर लायोफोबिक कोलाइड्स, ओके? चलिए, well, now we are left with only one topic of classification, and that is type or size of particles of dispersed phase, okay? So type या size, okay? Now on the basis of size, size किसका? of dispersed phase, medium तो हम एक ही लेके चलेंगे। तो ये है तीन तरह की, one is multimolecular, right? Another is macromolecular, and third is associated colloids, right? अब कुछ एक चीजें तो आपको नाम से ही क्लियर हो रही होंगी। Let me discuss first of all multimolecular. Multi means more than one. Molecular means molecule. तो means more than one molecule. Right? Okay. फेज के अंदर अलग अलग पार्टिकल थे, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं रहते हैं, दे रिजाइड इन कोलैबोरेशन, और इनका पार्टिकल साइज जो है दैट बिकम्स इन द रेंज ऑफ colloidal solution, means 1 nanometer to 1000 nanometer, then it becomes multimolecular. एग्जाम्पल देखिए, ये रहा सल्फर का एक एटम, लेकिन आपको पता है सल्फर कैसे एग्जिस्ट करती है? S8, ये रहता है ना सल्फर का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8।
पकड़ रिंग स्ट्रक्चर और क्राउन स्ट्रक्चर, तो ये इकट्ठे रहते हैं। तो अब ये वाला जो पार्टिकल है, दिस इज ऑफ कोलाइडल रेंज, इट्स साइज इज इन कोलाइडल रेंज। ऐसे ही गोल्ड के पार्टिकल्स भी आपस में जुड़कर, गोल्ड का अकेला पार्टिकल है, ये रहा अकेला पार्टिकल, तो वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं होगा, लेकिन वो कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे। और आपको पता है गोल्ड अलग अलग उसमें इकट्ठा हो सकता है। अगर उसका पार्टिकल साइज जैसे बिल्कुल शुरू में आया 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसके सोल्यूशन का कलर जो है वो अलग होगा, इट विल बी लिटिल बिट रेड। थोड़ा और ज्यादा हुआ, रेड से डार्क हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा होगा, इट विल टर्न ब्लू। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना साइज, तो वो ब्लू हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा साइज होगा, इट विल बिकम गोल्डन। यस, तो जितना साइज बढ़ता जाएगा, रेड है, रेड से ब्लू होगा, और ब्लू से गोल्डन, जितना बड़ा साइज उसका कलर अलग, राइट। तो दिस इज मल्टी मॉलिक्यूलर। जैसे सल्फर एग्जिस्ट करती है S8, राइट, अकेली तो S है, लेकिन इसकी जो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है दैट इज S8। तो ये था मल्टी मॉलिक्यूलर। मैक्रोमॉलिक्यूलर में कौन आएंगे? जो पहले से ही लार्ज साइज के हैं, ऑलरेडी लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, लिपिड्स। वाटर के अंदर कौन डिस्पोज्ड है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च। स्टार्च मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे उसके अंदर, ठीक है। स्टार्च इन वाटर हम सोल्यूशन बनाते हैं, गम इन वाटर हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो दे आर ऑलरेडी लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज साइज या मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाएंगे? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो इनका साइज खुद का ही बड़ा होता है। जैसे नायलॉन ले लें हम, प्लास्टिक ले लें हम, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स विच आर लार्ज साइज्ड, एग्जांपल गम, स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। नाउ associated colloids, as the name indicates there will be association, okay। तो ये ऐसे colloids हैं जब इनको हम small concentration में लें तो they are acting like true solution, लेकिन अगर हम इनको large quantity में लें they become colloidal particles, ठीक है। पानी के अंदर आप एक बाल्टी पानी में एक चुटकी भर सोप डाल दीजिए, तो क्या उसमें वो सोप वाला धुंधलापन या झाग आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी डालेंगे, एक बाल्टी में आप एक चम्मच या एक मुट्ठी भर के सर्फ डाल देते हो, डिटर्जेंट डाल देते हो, झाग आ जाएगी, वाटर जो है वो ऐसे धुंधला सा हो जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा इसमें साबुन घुला हुआ है। तो जब आपको उसकी क्लैरिटी मिस हो गई, वाटर अब क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें कलर दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन हैज फॉर्म्ड। कैसे? इसको हटा दो। देखिए, सोप का मैंने पहले भी आपको बताया। एसोसिएटेड कोलाइड कैसे बना? पानी के अंदर जब हमने बिल्कुल कम सोप लिया, ये हमने एक ट्रांसपेरेंट बाल्टी ले ली, उसमें पानी रखा है, और हमने थोड़ा सा ऐसे टेबल स्पून में भी थोड़ा सा लेके हमने इसमें डिटर्जेंट डाल दिया, राइट। अब डिटर्जेंट यहां है, बस इतना सा। मींस ये रहा सोप का मॉलिक्यूल, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस इतना सा है। फिर हमने क्या किया? मोर डिटर्जेंट ऐड किया। अब ये सोप का स्ट्रक्चर आपको पता है, RCOONA, सी नेगेटिव। तो ये टेल है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, एंड दिस इज हेड, राइट। अब देखिए, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, मैंने बाल्टी को थोड़ा लार्ज करके बनाया अभी, अब वाटर के अंदर जितने भी सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी टेल अंदर को हो जाएंगी और हेड ऐसे बाहर को, ये जुड़ जाएंगे आपस में। ज्यादा हो गए ना, तो ये बन गई मिसेल। याद आया आप लोगों को? दिस इज मिसेल, ओके। ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी मिसेल्स बन जाती हैं, और
ऐसे कितने सारे पार्टिकल आपस में एसोसिएट हुए और क्या बन गई, मिसेल। तो द बेस्ट एग्जांपल इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्योंकि उसमें हम क्या दिखाते हैं कि ये यहाँ पे डस्ट का पार्टिकल है या ऑयल का पार्टिकल है, सोप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनकी टेल, क्योंकि ऑयल क्या है, हाइड्रोफोबिक, तेल पानी में नहीं घुलता है, तो टेल्स भी हाइड्रोफोबिक, वो इस डस्ट पार्टिकल के या ग्रीस या ऑयल के अंदर चले गए और हेड उनके बाहर रहते हैं। देन along with सोप ये पूरे का पूरा मटेरियल टूटकर कपड़े से बाहर चला जाता है। तो इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ associated colloids. Now your idea about colloidal solutions is quite clear, right? तो आज हमने बात करी on the basis of physical state जो है उसके हिसाब से हमारे पास total 8 types of colloidal solutions थे, right? Then on the basis of interaction there were of 2 types, lyophilic and lyophobic. And on the basis of size of particle they were multimolecular, macromolecular, and associated colloids, right? Then dispersed phase and medium, अब आप अच्छे से उसको जानते हैं कि किस कंपोनेंट को जो स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, जो लेस अमाउंट में है, लेस क्वांटिटी, that component is called dispersed phase, and which is in large quantity, that is called dispersion medium, right? तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर आज कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ओके, तो stay tuned for our upcoming video very soon. Till then, stay home, stay safe.